हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे रैखिक प्रोग्रामिंग की एक्सरसाइज 12.2 को, जिसमें समस्याओं से संबंधित सवाल होंगे। इसमें कुछ भोज्य संबंधी समस्याएं होंगी, कुछ उत्पादन समस्याएं होंगी। उनको हमें वास्तव में जो समस्याएं हैं उनको फॉर्मुलेट करना है, उनसे हमें आशंकाएं बनाने हैं और उद्देश्य ढूंढना है कि इसमें हमें क्या करवाया गया है, उसका हमें मिनिमाइजेशन करना है या मैक्सिमाइजेशन करना है। जैसा प्रश्न कहता है उसके अकॉर्डिंग हम उनको पहले फॉर्मुलेट करेंगे, उसको आज सूत्रीकरण करेंगे और इसके बाद फिर उसको हम बिल्कुल उसी भांति जैसे कि इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज, लास्ट वाली एक्सरसाइज 12.1 में हमने प्रश्न किए हैं, उसी अनुसार बिल्कुल हमें उनको हल करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा नया बढ़ गया है कि हमें सबसे पहले हमें सूत्रीकरण करना है। जो प्रॉब्लम दी जाएंगी उनका हमें सूत्रीकरण पहले करना है और फिर उसके बाद फिर बिल्कुल वही फंडा है जो आपको पिछली वाली एक्सरसाइज में आपने किया है। ठीक है, तो अब आपको बता दें कि जो हमने पिछली वाली एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट करवाई है, उसमें अब तक आपने उस प्रश्नावली को ना पढ़ा हो, ना कंप्लीट किया हो, तो आई बटन में वो दिया गया है, आई बटन दबा के उसको आप कंप्लीट कर लें। एक बार उस वीडियो पे जाके उसको पढ़ लें। अब तक वो अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है तो निश्चित रूप से इसमें यहां आपको समस्या मिलेगी, क्योंकि सूत्रीकरण तो यहां से नया मेथड है और सूत्रीकरण से जो बाद वाली प्रोसेस है वो बिल्कुल एकदम सिमिलर है। इसलिए उसको तो भैया कंप्लीट करना है, इसलिए उसको जरूर कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो यहां इस एक्सरसाइज में आने से पहले अपील करता हूं कि भैया वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस एक्सरसाइज का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो अब देखते हैं एक्सरसाइज के प्रश्नों को। तो एक बात और यहां पर हम आपको बताएं कि यहां पर ये प्रश्न थोड़े बड़े बड़े हैं, हम थोड़ा छोटा लिखेंगे। आपको अगर कुछ समझ में कम आए तो थोड़ा अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लें, अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो इस प्रकार देखो, पहला प्रश्न है, रेशमा दो प्रकार के भोज P और Q को इस प्रकार मिलाना चाहती है कि मिश्रण में विटामिन अवयवों में 8 मात्रक विटामिन A तथा 11 मात्रक विटामिन B हो। भोज P की लागत 60 रुपए प्रति किलोग्राम तथा भोज Q की लागत 80 रुपए प्रति किलोग्राम है। भोज P में 3 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन A है और 5 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन B है, जबकि भोज Q में 4 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन A तथा 2 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन B है। मिश्रण की न्यूनतम लागत कितनी होगी, ये आपको ज्ञात करना है। तो हमने जैसा कि बताया कि यहां पर हमें क्या करना है, इसका उद्देश्य क्या है, हमें कौन कौन सी क्या क्या चीज दी गई है जिनसे हमें इक्वालिटीज तैयार करनी है, असमकाएं तैयार करनी है और फिर इसके बाद में उसका हमें देखो क्या करना है, मिश्रण का न्यूनतमीकरण करना है। तो आप समझते हैं, देखो यहां पर दो चीजें हैं, एक भोज है P और एक भोज है Q। उन दोनों भोजों को क्या करना है, मिश्रण करके एक किसी पैकिंग को तैयार करना है जो भोज संबंधी है, मतलब खाने संबंधी कोई समस्या है ये। तो यहां पर जो P भोज मिलाया गया है उसमें देखो कहा गया है P और Q भोज को मिलाने से जो मिश्रण तैयार हुआ है वो टोटल मिश्रण में 8 मात्रक विटामिन A होना चाहिए और 11 मात्रक विटामिन B होना चाहिए। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, ये इसका मानक है। ठीक है, भोज P की लागत 60 रुपए प्रति किलोग्राम तथा Q की लागत है 80 रुपए प्रति किलोग्राम, जबकि भोज P में कितनी मात्रा देखो ध्यान दें, विटामिन A की 3 मात्रक प्रति किलोग्राम और 5 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन B की मात्रा हमें चाहिए, किसमें, भोज P में। और जो Q भोज है उसमें 4 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन A चाहिए और 2 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन B चाहिए हमें। और फिर जो मिश्रण तैयार होगा उसकी हमें न्यूनतम लागत कितनी होगी वो ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम यहां पर मान लेते हैं, माना जो P भोज है, भोज P की मात्रा मान लें X किलोग्राम, माना भोज P की मात्रा बराबर लिख लेते हैं X kg और भोज Q की जो मात्रा है उसको मान लेते हैं कितना, Y kg। ठीक, तो अब हम इसको एक टेबल के रूप में पहले बनाएंगे और फिर इसके बाद में समझेंगे। तो अब देखते हैं इस टेबल में हमने देखो ये सब कुछ लिख दिया है। P भोज है, एक Q भोज है, मात्रा यहां P भोज की मात्रा देखो हमने मान रखी है X किलोग्राम और Q भोज है उसकी मात्रा हमने 22 किलोग्राम मान रखी है। विटामिन A, P भोज में विटामिन A कितना है, 3 मात्रक प्रति किलोग्राम और विटामिन B की मात्रा हमें चाहिए 5 मात्रक प्रति किलोग्राम, जबकि Q भोज है उसमें
4 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन ए की मात्रा चाहिए और 2 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन बी की मात्रा हमें चाहिए, ऐसा प्रश्न में दिया गया है। और एक बात और देखो, यहां पर लिखा है कि जो पी भोज तैयार किया गया है वो 60 रुपए प्रति केजी उसकी लागत आई है। 60 रुपए पी भोज की लागत है 60 रुपए प्रति किलोग्राम, तथा भोज क्यू की लागत है वो है 80 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, अब इसको देखो हमें फॉर्मुलेट करना है, सूत्रीकरण इसका करना है। यहां पर हमें टोटल मिला के जो विटामिन ए की मात्रा टोटल जो हमें चाहिए वो कितनी चाहिए, 8 मात्रक, और टोटल विटामिन बी की मात्रा हमें चाहिए वो 11 मात्रक चाहिए, टोटल मिला के जो मिश्रण तैयार होगा उसमें। अब आप ध्यान से समझें, यहां पर सबसे पहले जो हम क्या करना है, देखो मिश्रण का न्यूनतमीकरण करना है। मिश्रण की जो लागत है वो कम से कम आए ऐसा हमें बताना है। तो 1 किलोग्राम की लागत है कितनी, 60 रुपए। पी भोज बनाने में 1 किलोग्राम भोज जब तैयार होता है तो उसकी लागत कितनी आती है, 60 किलोग्राम। अगर हमें x किलोग्राम ये टोटल हमें पी भोज तैयार करना है x किलोग्राम, तो उसकी लागत कितनी हो जाएगी, उसकी लागत हो जाएगी 60x। 1 किलोग्राम का 60 रुपया, x किलोग्राम का 60x रुपया। और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार जो क्यू भोज तैयार किया गया है वो 1 किलोग्राम 80 रुपए का तैयार होता है। 22 किलोग्राम हमें बनाना है तो 80 22 का तैयार हो जाएगा। और टोटल मिला के यहां पर इसको हम दोनों को जोड़ दें तो टोटल मिश्रण की कॉस्ट हमें मिल जाएगी। और इसको हम Z से लिख लेते हैं। मन ये हमारा उद्देश्य है कि Z का मान हमें निम्नतमीकरण मतलब मिश्रण की निम्नतम लागत हमें ज्ञात करनी है। तो यहां पर हमारा ये उद्देश्य फलन मिल गया, उद्देश्य फलन इसको लिख दें, उद्देश्य फलन ये है उद्देश्य फलन। इसका हमें क्या करना है, न्यूनतमीकरण करना है, निम्नतमीकरण, ठीक, मिनिमाइजेशन करना है। ठीक है इतना। इसके बाद देखो ध्यान दें, जो हमें टोटल मिला के मिश्रण तैयार करना है उसमें 3 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन ए की और 4 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन ए चाहिए क्यू भोज में। तो यहां पर इन दोनों को अगर इस प्रकार लिख लें, देखो ध्यान दें, 3x प्लस में 4y और ये अधिकतम कितना होना चाहिए, 8 मात्रक, ठीक, सॉरी न्यूनतम 8 मात्रक होना चाहिए, मतलब 8 मात्रक से कम नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब 8 तो हो सकता है, 8 से अधिक भी हो सकता है, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो यहां पर इस प्रकार हम लिख दें बराबर में कितना, 8। बिल्कुल ठीक। इसी प्रकार विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी देखो इसी प्रकार बिल्कुल 5 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन बी की मात्रा हमें चाहिए पी भोज बनाने में। तो x किलोग्राम बनाने के लिए कितनी चाहिए हमें, 5x यहां लिख देते हैं। और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार जो 2 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन बी की मात्रा चाहिए वो काहे में, क्यू भोज बनाने में। तो यहां पर हम लिख देते हैं 2/, और ये ज्यादा देखो कम से कम कितना, 11 चाहिए। तो 11 कम से कम मतलब 11 तो चाहिए, ज्यादा हो जाए कोई समस्या नहीं, और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लिख दें, 11। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो ये आपकी 2 असमकाएं तैयार हो गई, यहां पर लिख देते हैं। तो यहां पर देखो ये हमें अवरोध प्राप्त हो गए, अवरोध, ठीक। तो ये अवरोध या प्राप्त हो जाते हैं, मतलब ये असमकाएं प्राप्त हो जाती हैं। और इसके बाद ये हमें जब उद्देश्य फलन प्राप्त हो जाता है तब हमें बिल्कुल पुराना जो हम एक्सरसाइज हमने बताया इससे पहले वाली एक्सरसाइज, बिल्कुल उसी के अनुसार हमें सवाल को हल करना है। देखिए एक बात और आपको समझनी है कि यहां पर जो मात्राएं ये यहां पर हमने जो मान रखी हैं, भोज पी की मात्रा x किलोग्राम और भोज क्यू की मात्रा 22 किलोग्राम, ये हमेशा 0 से बड़ी आएंगी। तो यहां पर एक यहां इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक। अब इनका हमें क्या करना है, इनका हमें ग्राफ पर प्लॉट करना है, ठीक। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे, देखिए समझते हैं। स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले हमें यहां लिख देते हैं स्टेप नंबर 1। तो यहां पर 3x प्लस में 4y और इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 का आलेख खींचना है। क्या करना होता है, इसका हमें आलेख खींचना है, ठीक। तो आलेख कैसे खींचते हैं, इसको हम सबसे पहले एक रैखिक समीकरण बना लेते हैं। तो इसका रैखिक समीकरण हो जाएगा 3x प्लस का 4y और इक्वल टू में क्या लिख दें, 8, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका हम 8 से डिवाइड करें तो इस प्रकार लिख सकते हैं x अपॉन में 8 और ये 3 अगर बटे में ले आए तो इस तरीके से बटे में 3 आ जाएगा। मतलब इसका हमें अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण बदलना होता है। और यहां पर 8 का भाग करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और बराबर में यहां लिख देते हैं 1। तो आपको देखो हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आपको बिल्कुल एकदम समझ जाना चाहिए, सारी बातें आपने पहले वाली एक्सरसाइज में पढ़ रखी हैं।
तो इस रेखा को प्लॉट करने के लिए यहां पर दो बिंदु मिल जाएंगे। एक बिंदु होगा 8/3, 0 और एक दूसरा बिंदु होगा वो होगा 0,2। ठीक है, तो ये बिंदु ए और बी हमने मान रखे हैं। तो एक रेखा ए बी मिलेगी जो कि इसके ग्राफ को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, इसके बाद एक और बात समझनी है, क्योंकि ये आपका देखो ये जो असमका दी गई है वो आपका एक समीकरण तो है नहीं, तो इसका हल क्षेत्र किधर की ओर होगा? इस रेखा पर होगा, रेखा के नीचे होगा, रेखा के ऊपर होगा, यह भी हमें ज्ञात करना होता है। तो इसके लिए देखो हमने आपको क्या बताया, ये आपका 3x + 4y > 8 का हमें ये देखना है कि हल क्षेत्र कहां है। इसमें आपको क्या करना होता है, x = 0 y = 0 रख के हम इसको देखते हैं कि ये इस शर्त को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो यहां x की जगह 0 लिख दें, प्लस y की जगह भी 0 लिख दें, और इस प्रकार यहां लिख सकते हैं > 8। तो ये तो भाई बिल्कुल असत्य लिखा है, क्योंकि ये आपका क्या है, ये छोटा है, और जबकि लिखा ये है कि > 8, मतलब 0 8 से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये तो असत्य हो गया, इसका मतलब ये शर्त हमारी असत्य। क्या लिखोगे यहां पर? असत्य। ये सत्य नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि इस रेखा का जो हल क्षेत्र होगा वो मूल बिंदु पर नहीं होगा, मूल बिंदु की ओर नहीं होगा, बल्कि मूल बिंदु के अपोजिट साइड में जाएगा। ठीक है, अतः यहां लिख देते हैं, अतः रेखा AB का हल क्षेत्र कहां पर होगा? रेखा AB का हल क्षेत्र रेखा AB के ऊपर की ओर, रेखा AB के ऊपर की ओर होगा, ऊपर की ओर होगा, मतलब मूल बिंदु से ऊपर की ओर। ठीक होगा। इसके बाद देखो हम जब रेखा प्लॉट करेंगे अभी तब बताएंगे आपको। इसके बाद स्टेप नंबर दूसरे पे आ जाते हैं। तो यहां पर स्टेप नंबर दूसरा जो लिखा है उसको देखें। जो स्टेप नंबर दूसरा है तो यहां पर इस वाले का देखो, ये 5x प्लस का है 2y और > 11। इसका हमें देखो क्या करना है, आलेख खींचना है, का आलेख। और बस इसका आलेख खींचने के लिए हमें इसको रेखा के रूप में बदलना होता है। तो यहां समीकरण के रूप में इसको बदल दें, 5x + 2y बराबर में क्या लिखेंगे, 11। तो यहां इसको अंतःखंड रूप में बदल लें इस प्रकार से, देखो 5x बटे में यहां 11 लिखें, प्लस 2y बटे में 11 लिख दें, और बराबर में यहां लिख दें 1। तो यहां से अगर 5 को यहां से हटाएंगे तो यहां डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, और 2 को यहां से हटाएंगे तो यहां 2 का भाग हो जाएगा, और बराबर में 11। ठीक है, तो यहां हम कह सकते हैं कि ये रेखा कौन किस बिंदु से जाएगी, C और D से। मान लेते हैं एक C बिंदु, इसके निर्देशांक हो जाएंगे 11/5, 0, और ये D बिंदु हो जाएगा, उसको लिखेंगे 0,11/2। ठीक, अब हमें क्या करना है, ये जो CD रेखा है इसका हल क्षेत्र कहां पर होगा? क्योंकि हमने बताया कि इसका हल क्षेत्र ये कोई समीकरण के रूप में अगर है रेखा तब तो इसका हल क्षेत्र CD पर होगा, लेकिन ये समीकरण नहीं है बल्कि क्या है, असमका है। तो इसका जो हल क्षेत्र होगा वो या तो इस सीडी रेखा के नीचे होगा या सीडी रेखा के ऊपर की ओर होगा। तो चलो यहां पर हम बता देते हैं कि इसका हल क्षेत्र कहां होगा। इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं, देखो यहां पर 5x लिखें, प्लस में 2y > 11, और इसमें जब x = 0 y = 0 रख दें तो हमें देखो कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस ये भी 0 हो जाएगा, और > 11। मतलब इससे हमारी साफ बात जाहिर होती है कि ये जो बिंदु 0,0 है वो इस असमका को संतुष्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये तो बात असत्य लिखी है भाई, असत्य, क्योंकि ये 0 का मान 11 से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये असत्य है, इसका मतलब हल क्षेत्र जो होगा वो मूल बिंदु की ओर नहीं बल्कि मूल बिंदु से अपोजिट साइड में होगा। ठीक है, अभी हम ग्राफ से आपको बताएंगे। तो यहां लिख दें, अतः रेखा CD का हल क्षेत्र, या असमका CD का है ना, का हल क्षेत्र मूल बिंदु के ऊपर की ओर, मूल बिंदु के ऊपर की ओर होगा, ऊपर की ओर होगा। ठीक है, थोड़ा जगह देखो कम है, उस हिसाब से हम लिख रहे हैं छोटा छोटा, थोड़ा आप आराम से पढ़ें, थोड़ा अपना कैमरे को जूम कर लें थोड़ा सा, और उसकी क्वालिटी बढ़ा लें वीडियो की, और उसको देख लें। देखो ध्यान दें एक और आगे की वाली बात जो आपको लिखा हुआ है, x > 0 y > 0। इसका मतलब तो आपको पता ही है कि ये मूल बिंदु से, देखो ध्यान दें, अगर बात करते हैं, चलो हम चित्र से ही समझा देंगे उसमें, है ना, उसको लिखेंगे नहीं क्योंकि यहां पर जगह नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसका यहां पर ग्राफ खींच लेते हैं। ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। ठीक है, अब समझें
इन बिंदुओं को सबसे पहले हमें A, B बिंदुओं को बनाना है। तो यहां पर ये मूल बिंदु हो गया और 8/3, 0 को सबसे पहले यहां प्लॉट करना है। तो 8/3 का क्या मतलब है? 8/3 का मतलब है, देखो 3 दूनी 6 और ये 3 6 18, 2.6 के लमसम आएगा, है ना। तो यहां पर क्या करते हैं, देखो 1 इकाई, ये इसको 2 लिख दें, यहां 3 लिख दें, यहां 4 लिख दें, 1 2 3 और 4 ऐसे लिख दें, है ना। अब यहां पर 2.6 बिंदु जो मिलेगा वो कहां मिलेगा? 2 के आगे आपको 6 इकाई चलना है, 6 मिलीमीटर के और छोटे छोटे खाने गिन के यहां पर लगभग हम निशान बना देते हैं। इसको हम कहेंगे बिंदु A। इसको क्या कहेंगे? इनको हम ना लिखें, यहां पर थोड़ा जगह कम है, तो इस बिंदु को A नाम दें। और A बिंदु जो है वो है 8/3, यहां लिख दें 8/3, 0, इसको लिख दें 8/3, 0। और जो B बिंदु है उसको यहां y अक्ष पर बनाना है, इसको लिख देते हैं, देखो यहां पर सबसे पहले 1 इकाई और ये 2 इकाई, इसको लिख दें बिंदु B मानी 0,2। ठीक, ये B बिंदु हो गया। अब इस बिंदु A को और B को आपस में मिला दें तो आपको एक रेखा मिल जाएगी, ये रेखा होगी AB। क्या होगी? AB रेखा। और इस पर हम 1 नंबर डाल देते हैं, ठीक है। इसके बाद अब CD रेखा का देखो हम ग्राफ बनाएं, तो CD रेखा का ग्राफ कैसे बनाओगे? 11/5, 0 इस बिंदु को दर्शाना है। तो 11/5 का मतलब होता है कितना? 2.2, है ना। 2.2 मतलब सीधा सीधा ये है कि 1 इकाई, 2 इकाई और इसके आगे 2 मिलीमीटर और आगे चलेंगे 2 इकाई छोटे छोटे वाले खाने। तो ये बिंदु आपका C मिल जाएगा। और C बिंदु के निर्देशांक देखो कितने लिख दें यहां पर, इस C बिंदु के निर्देशांक ऐसे ही लिखा रहने दें। C बिंदु के निर्देशांक हैं 11/5, 0, ठीक है। और इसके बाद D बिंदु हमें दिखाना है 0,11/2। तो 0,11/2, 11/2 का मतलब कितना होता है? 5.5 आएगा। तो 5.5 का मतलब देखो 2 इकाई, 3 4 5 और छोटे छोटे 5 इकाई के छोटे वाले खाने गिन लें। तो यहां पर 5.5 मतलब 0,11/2 ये बिंदु आपका हो जाएगा कौन सा? D बिंदु। अब यहां पर C बिंदु और D बिंदु को आपस में यहां पर मिला दें तो देखो इस प्रकार से रेखा जाएगी, ये इस प्रकार से, ठीक है। ये आपका C बिंदु है और ये आपका D बिंदु है और ये आपकी हो गई रेखा नंबर 2, ठीक है। अब यहां पर तीसरी बात जो है वो है x > 0 और y > 0। इसका सीधा सीधा मतलब है x > 0 का मतलब है कि y अक्ष पर और y अक्ष के दाईं ओर, और y > 0 का मतलब है x अक्ष पर और x अक्ष के ऊपर की ओर। तो यहां पर हम ऐसे कह सकते हैं कि यहां पर ये टोटल जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें x > 0 और y > 0 आएगा, ठीक है। इसके बाद देखो ध्यान दें, इस रेखा AB की बात करें तो AB का जो हल क्षेत्र है वो कहां पर है? हमने बताया AB का जो हल क्षेत्र है वो रेखा AB के ऊपर की ओर है, मतलब मूल बिंदु से ऊपर की ओर। तो ये रेखा है AB, इसका हल क्षेत्र आपको बनाना है इधर की ओर, देखो यहां पर, इधर इस प्रकार, ठीक है। और इसके बाद यहां पर देखो जो दूसरी रेखा CD है उसका हल क्षेत्र कहां पर होगा? उसका भी हल क्षेत्र होगा मूल बिंदु से ऊपर की ओर। मानिए इसको हम दूसरे कलम से यहां पर कलर्डेड कर दें, इस प्रकार देखिए यहां से ये आपका CD रेखा का भी हल क्षेत्र मूल बिंदु से हमें ऊपर की ओर ही बनाना है। तो यहां पर हम इस प्रकार से देखिए, ये AB रेखा है, ये CD रेखा है, ये दोनों रेखाएं बिंदु यहां पर काट रही हैं, किस जगह पर? E बिंदु पर। तो जो E बिंदु पर काट रही हैं, तो अब आप यहां से देखें, ये आपका है y अक्ष, YDE, और ये A बिंदु है, इधर X बिंदु है। तो यहां से हम इतना पूरा रीजन को हम फिजिबल रीजन कहेंगे, जो कि आपका अनबाउंडेड है, सुसंगत क्षेत्र है। वो आपका कैसा है? अपरिबद्ध है। तो यहां पर इस प्रकार हम लिख दें, देखो ध्यान दें, यहां पर लिख देते हैं सुसंगत क्षेत्र, सुसंगत हल क्षेत्र। हल क्षेत्र कहां पर है? सुसंगत हल क्षेत्र YD, यहां पर पूरा लिख दें YD, और यहां पर E, और इसके बाद में ये है आपका A, और इसके बाद इधर चले जाओ X की तरफ, ठीक। ये आपका सुसंगत क्षेत्र है, जो क्या है? अपरिबद्ध है, अपरिबद्ध है, ठीक है। तो ये आपका सुसंगत क्षेत्र है। इसमें हमें क्या करना है? इसी क्षेत्र में हमें यह ढूंढना है कि मिश्रण की न्यूनतम लागत कितनी है। तो यहां पर कॉर्निंग पॉइंट देखो कौन कौन से हैं। एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया। अब यहां पर E बिंदु के अभी हमें निर्देशांक पता नहीं है, इसलिए ये दोनों रेखाओं का ये कटान बिंदु है।
और इन दोनों रेखाओं को हल करने पर ई बिंदु के निर्देशांक हमें मिल जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल एकदम श्योर बात है। तो इधर आ जाओ, देखो इसकी हम दोनों रेखाओं का हल यहां पर करके दिखाते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु ई के निर्देशांक मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं रेखा ए बी। ये रेखा ए बी जो है उसका समीकरण हमें दिया गया है 3x + 4y = 8। 3x प्लस में 4y बराबर में 8। और एक रेखा जो CD है उसका हमें मान दिया गया है 5x + 2y, 5x + 2y और बराबर में 11। ठीक, इन दोनों को हल करने से हमें जो प्रतिच्छेद बिंदु मिलेगा वो ई बिंदु के निर्देशांक मिल जाएंगे। तो यहां पर क्या करेंगे, देखो इस वाले में 2 का हम यहां गुणा कर दें, क्योंकि 4y हो जाएगा 2y, ये 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4y हो जाएगा, ये 4y कैंसिल हो जाएगा घटाने पर। तो यहां पर 2 का गुणा करेंगे 10x, यहां पर 4y मिलेगा बराबर 11 दूनी 22 लिख दें, और यहां पर 3x प्लस में 4y और बराबर में क्या लिखेंगे 8। ठीक, यहां पर हम क्या कर दें घटाने पर, और घटा दें तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ही तो कोई कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा 7x। 7x बराबर इधर कितना हो जाएगा, देखो ये बचेगा 12 में से 4 बचेगा और ये आपका 14 हो जाएगा, और x बराबर आपको मिलेगा 2। x का मान कितना 2। ठीक है, x के मान को यहां कहीं रख दें तो y का मान आ जाएगा। तो देखो पहली वाली रेखा में रखने से मिलेगा 3 × x का मान 2 लिखेंगे प्लस 4y और बराबर में लिख दें 8। तो ये 6 इधर पहुंच जाएगा, तो 4y बराबर हो जाएगा 2, इसलिए y का मान 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, y बराबर 1/2। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं बिंदु ई के निर्देशांक हमें मिले कितने, देखो बिंदु ई के निर्देशांक हो गए 2,1/2। अब इन तीनों बिंदुओं पर जो आपके बिंदु डी है, ई है और आपका ए बिंदु है, इन तीनों बिंदुओं पर हमें निकालना है मिश्रण का न्यूनतमीकरण करना है। तो z का मान यहां पर देखना है इन तीनों बिंदुओं पर। यहां लिख दें z बराबर हमें दिया गया है 60x प्लस में 80y, और यहां इस पर हमें देखो इसका हमें क्या करना है न्यूनतमीकरण करना है 80y। किस बिंदु पर सबसे पहले चेक करेंगे, यहां पर लिख लें बिंदु, किस बिंदु पर देखो इसका हमें मान निकालना है। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं डी बिंदु पर। डी बिंदु है कितना, ये है आपका 0,11/2, इतना ही तो है 11/2। ठीक है, इस पर हमें z की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो z की वैल्यू देखो कितनी आएगी, z बराबर यहां लिख लेते हैं, यहां पर देखो 60 × x की वैल्यू 0 लिखें प्लस में 80 × y का मान 11/2 लिख दें। तो ये 4 बार कट जाएगा, 4 से इसको हम 11 चौको 44 मानी 440 मान इसकी आ जाएगी। ठीक, ये तो 0 हो जाएगा। अब z का मान 440 ये प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद देखो दूसरा बिंदु ई ले लें। तो बिंदु ई पर हम निकालेंगे z का मान। बिंदु ई के पॉइंट के निर्देशांक अभी हमने यही निकाले हैं 2,1/2। तो यहां पर z की वैल्यू लिखेंगे, देखो कितनी, यहां पर z बराबर हो जाएगा आपको यहां 60 लिखना है, x का मान 2 लिखेंगे प्लस 80 × y की वैल्यू लिखेंगे 1/2। तो ये हमें मिल जाएगा 120, 60 दूनी 120 और प्लस में ये हो जाएगा 80। तो इन दोनों को जोड़ दें 160 ये मिल जाएगा। ठीक, और इसके बाद ये तीसरा बिंदु जो हमने बताया ए है, उस ए बिंदु की बात करें तो ए बिंदु पर z की वैल्यू कितनी आएगी, बिंदु ए जो कि है कितना, ए बिंदु है 8/3,0, कितना है 8/3,0 पर z का मान निकालें। तो z बराबर कितना आ जाएगा, देखो यहां लिख देते हैं 60 × x का मान लिखेंगे 8/3 प्लस में 80 × y का मान 0 लिखेंगे, तो ये 0 हो जाएगा। और 3 दूनी 6 और 6 8 दूनी 16 मानी ये। तो अब इसका भी मान आपको मिलेगा 160। ठीक है, आपने देखा कि यहां पर दो बिंदुओं पर 160 मान प्राप्त हो रहा है। एक बिंदु ई पर भी मान आपका 160 है। देखिए ये ई बिंदु जो हमने निकाला है इस पर भी 160 मान प्राप्त होता है, और बिंदु ए पर भी 160 मान प्राप्त होता है। अब चित्र से देखिए, चित्र में आपको दिख रहा है कि ये ए बिंदु है और एक ये ई बिंदु है। इस ए ई रेखा के दोनों बिंदुओं पर ये न्यूनतम मान प्राप्त हो रहा है। देखो यहां पर ये आपको जो डी बिंदु मिला है, डी बिंदु पर तो 440 मान है, ये तो ज्यादा बड़ा है ना, हमें चाहिए इसका न्यूनतमीकरण चाहिए। तो न्यूनतमीकरण दो बिंदुओं पर इसका हो रहा है मान 160। इसका मतलब ए ई रेखा के प्रत्येक बिंदु पर इसका मान 160 आएगा जो कि न्यूनतम होगा। तो आपको यहां लिखना है। तो चलिए इसको यहां पर थोड़ा सा रब कर लें और यहां पर इसका आंसर लिख देते हैं। इसको रब कर लें और आंसर आपको यहां लिख देते हैं। चलिए देखो यहां पर
यहां पर लिख दें चूंकि बिंदुओं ए व ई पर न्यूनतम मान 160 प्राप्त होता है, अतः यह रेखा AE रेखा AE के प्रत्येक बिंदु पर प्राप्त होगा। AE के प्रत्येक बिंदु पर प्राप्त होगा। तो इसका न्यूनतमीकरण हमसे पूछा गया था, तो इसका न्यूनतम मान कितना है? 160 है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो भोज तैयार किया गया है उसकी निम्नतम लागत जो है वो 160 रुपए है। और चित्र के अनुसार अगर हम देखें तो यहां पर इसका देखो ए बिंदु से ई बिंदु तक हमने जो चित्र बनाया है, ए से ई तक, इस बिंदु पर सभी बिंदुओं पर, इसके सभी बिंदुओं पर 160 ही मान प्राप्त होगा। ठीक है, तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि यहां पर Z का न्यूनतमीकरण मान कितना होगा? 160 प्राप्त होगा। मतलब भोज की न्यूनतम लागत होगी वो 160 रुपए होगी। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट देखिए। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। यहां पर देखो एक समस्या आपको पहले वाले प्रश्न में दिखी होगी कि थोड़ी जब हम क्वेश्चन को बोर्ड पर लिख देते हैं तो जगह थोड़ी कम बचती है, इसलिए थोड़ा हम बुक की मदद लेते हैं। आप अपनी बुक से क्वेश्चन को मिलाते रहें और आगे आप पढ़ते रहें तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। देखिए हम पढ़ देते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। ये है आपके पास, एक प्रकार के केक को 200 ग्राम आटा तथा 25 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है तथा दूसरे प्रकार के केक के बनाने के लिए 100 ग्राम आटा और 50 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। केकों की अधिकतम संख्या बताओ जो 5 किलोग्राम आटे और 1 किलोग्राम वसा से बन सकते हैं। यह मान लिया जाए कि केकों को बनाने के लिए अन्य पदार्थ की कमी नहीं रहेगी। देखो समझते हैं क्या प्रश्न में कहा गया है। अच्छे से सवाल को आप पढ़ें और इसके बाद हमें उद्देश्य ढूंढना है कि हमारा उद्देश्य क्या है। हमें असमकाएं बनानी है दिए गए प्रतिबंधों के अनुसार। देखो क्या लिखा है प्रश्न में। हमसे प्रश्न में कहा गया है कि 2 प्रकार के यहां पर केक बनाने हैं। यहां हम लिख देते हैं केकों के प्रकार, केकों के प्रकार। ठीक, 2 प्रकार के केक बनाने हैं तो यहां पर लिख देते हैं फर्स्ट प्रकार का केक है और ये आपका सेकंड प्रकार का केक है। यहां पर लिख देते हैं केकों की संख्या, केकों की संख्या कितने केक बनाने हैं। मान लो पहले प्रकार के X केक बनाने हैं और दूसरे प्रकार के मान लेते हैं Y केक बनाने हैं। इसके बाद यहां पर तीसरी देखो एक शर्त दी गई है कि जो पहले प्रकार का केक बनाया गया है उसमें 200 ग्राम आटा और 25 ग्राम वसा मानी फैट की आवश्यकता है। तो यहां पर लिख दें आटा और यहां वसा, आटा की आवश्यकता और यहां पर लिख दें वसा की आवश्यकता है। वो वसा की मात्रा यहां लिख लें, आटा की मात्रा और वसा की मात्रा। ठीक, आटा कितना है देखो इसमें आटा यूज होता है 200 ग्राम आटा, तो यहां लिख दें 200 ग्राम आटा, 200 ग्राम आटा। ठीक है, 200 ग्राम आटा हो गया। और बसा इसमें कितना लगा है 25 ग्राम, यहां बसा की मात्रा लिख दें। जबकि दूसरा जो केक बनाया गया है उसमें दूसरे प्रकार के केक के लिए 100 ग्राम आटा और 50 ग्राम बसा की आवश्यकता होती है। यहां पर 100 ग्राम ये आटा है और 50 ग्राम ये बसा है, 50 ग्राम बसा इसमें मात्रा उपयोग करी जाती है। इसके बाद आगे सवाल में लिखा है कि इसको बनाने के लिए, केकों को बनाने के लिए अधिकतम 5 किलोग्राम आटे की और 1 किलोग्राम बसा, मतलब टोटल मिला के जो हमें केक बनाने हैं, एक्स केक बनाना है एक प्रकार का और वाई केक बनाने हैं दूसरे प्रकार के, जिसमें टोटल मिला के 5 किलोग्राम आटा की आवश्यकता है। कितने की? 5 किलोग्राम से अधिक हमें उसमें नहीं यूज करना है। माने यहां लिख देते हैं 5 किलोग्राम का मतलब समझते हो, 5 किलोग्राम का मतलब हो जाएगा 5000 ग्राम। ठीक, ग्राम में ही बदल लें। ठीक है, ग्राम 5000 ग्राम। और इसी प्रकार ये आपका जो बसा है वो कितना है, बसा है 1 किलोग्राम और 1 किलोग्राम बराबर लिख देते हैं 1000 ग्राम। ठीक, ये बसा की मात्रा है 1000 ग्राम। क्लियर? तो अब हम यहां पर देखो क्या करना होता है, हमें प्रश्न में पूछा क्या गया है उसके बारे में देखें। प्रश्न में पूछा गया है कि केकों को बनाने के लिए अन्य पदार्थ की कमी ना पड़े। आपसे पूछा गया है क्या, देखो
केकों की अधिकतम संख्या हमें बतानी है। क्या करना है? केकों की अधिकतम संख्या। तो आप देखो टेबल से सीधा लिख रहा है कि एक प्रकार का जो पहले प्रकार का केक है उनकी संख्या है एक्स और दूसरा प्रकार का जो केक है उनकी संख्या वाई है। तो यहां पर कुल केक कितने हो गए? कुल केक या केकों की संख्या लिख दें। कुल केकों की संख्या बराबर कितनी लिखेंगे? कुल केकों की संख्या बराबर हो जाएगी एक्स प्लस वाई। ठीक, और ये केकों की संख्या हमें अधिकतम केकों की संख्या ज्ञात करनी है, मानी उद्देश्य फलन हमारा मिल गया जेड बराबर एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसका हमें क्या करना है? अधिकतम मानी अधिकतमीकरण करना है। इतनी बात क्लियर? अब यहां पर देखिए ये आटे के लिए एक असमका बनानी है और एक बसा के लिए असमका बनानी है। तो यहां पर समझते हैं, देखो 200 ग्राम एक केक, पहले प्रकार के केक को बनाने के लिए 200 ग्राम आटा आवश्यकता पड़ती है एक केक को बनाने के लिए। और यदि एक्स केक बनाई जाए, केकों की संख्या कितनी है? एक्स है, तो एक्स केकों को बनाने के लिए हमें आटा लगेगा कितना? 200 एक्स ग्राम। और इसी प्रकार दूसरे प्रकार के केक को बनाने के लिए आटा की मात्रा कितनी हो जाएगी? 100 बाई, और यहां पर लिखा है 5 किलोग्राम, मैक्सिमम 5 किलोग्राम। ठीक, 5 किलोग्राम से अधिक नहीं उपयोग कर सकते हैं। तो यहां पर लिख देंगे लेस देन इक्वल टू 50 ना लिखें, 5000 लिख दें, 5000 ग्राम। ठीक, इसको हमने ग्राम में बदल दिया था। और यहां पर चाहें तो हम सब पूरे इक्वेशन में 100 का डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 22 लेस देन इक्वल टू 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 50 लिख दें, लेस देन इक्वल टू, ये आपका पहला इक्वेशन बन गया असमका। ठीक है, अब हमें एक बसा के लिए असमका बनानी है। यहां पर देखो बसा के लिए असमका, तो एक पहले प्रकार के केक बनाने के लिए 25 ग्राम बसा चाहिए एक केक को बनाने के लिए, और एक्स केक बनाने हैं तो ये आपका लिखना है 25x, और इसी प्रकार ये इसको लिखना है कितना? 50 बाई, और यहां पर लिखना है लेस देन इक्वल टू कितना? 1000। ये आपके लिए बसा की मात्रा की आवश्यकता जितनी है वो है। ठीक है, तो यहां पर अगर 25 से भाग कर दें, इस पर बाद में हम इक्वेशन ये असमका का दूसरा नंबर बाद में डालें, 25 से पहले भाग कर दें, तो ये हो जाएगा x और प्लस में लिख दें 2 बाई और लेस देन इक्वल टू कितना लिख देंगे? 25 चौको मानी 40 हो जाएगा। इस पर आप नंबर दूसरा डाल दें। ठीक, और आपको पता है कि x और बाई ये जीरो तो हो नहीं सकते, हमेशा शून्य से बड़े होंगे, तो यहां लिख दें x, बाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस पर आप नंबर 3 डाल दें। ठीक, तो अब आप समझते हैं बिल्कुल एकदम सिस्टम पुराना वाला हो गया। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जब हमें उद्देश्य फलन मिल जाए और असमकाएं मिल जाएं, फिर हमें बिल्कुल सिमिलर कर, हर प्रश्न एकदम सिमिलर सा होता है। यहां पर हमें इसका पहले एक इसका ग्राफ पर प्लॉट करना है और दूसरी असमका है उसको भी हमें ग्राफ पर प्लॉट करना है, और ये वाली है ना। और ये तो आप जानते हैं x इज ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0 का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसको हमें प्लॉट करना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब अगर आप चाहो तो इसको खुद कर सकते हो, इसमें कोई अब समस्या वाली बात नहीं है। सीधा सीधा इसको हम क्या करेंगे, इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है, मनी हम पहले हल करके इनको इस प्रकार से, देखो पहली वाली जो असमका है उसको पहले लिखेंगे कितना है 2x और प्लस में y और इक्वल टू, यहां पर देखो जो लेस देन इक्वल टू 50 है ना, इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे समीकरण के रूप में बना लें। तो इसको हम ऐसे लिख दें 2x प्लस में y बराबर कितना लिख दें 50, और 50 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर 2x और बटे में ये 50 हो जाएगा, प्लस में y बटे में 50 लिख दें बराबर 1 लिख दें, और ये यहां पर x बटे में कितना हो जाएगा 25 प्लस में y बटे में कितना 50 और बराबर में 1। तो आपको अब मेरे ख्याल से बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। एक बिंदु मिल जाएगा कितना 25,0, और ये दूसरा बिंदु b मान लेते हैं, उसको 0,50 लिखें और ग्राफ पर प्लॉट कर दें। ठीक है, इसका हल क्षेत्र कैसे ज्ञात करोगे? यहां पर जो असमका दी गई है उसमें आपको 2x प्लस y लेस देन इक्वल टू 50 में आपको क्या करना है x बराबर 0 और y बराबर 0 रखना है। और यहां पर x बराबर 0 y बराबर 0 जैसे ही लिखेंगे इसको 0 लिख दें प्लस 0 लिख दें लेस देन इक्वल टू 50। अब आपको बिल्कुल सीधा लग रहा है कि बिल्कुल एकदम सत्य बात है, ये छोटा है और ये आपका 50 बड़ा है। तो अगर सत्य होता है तो हल क्षेत्र किधर की ओर होता है? मूल बिंदु की ओर। ठीक है, हल क्षेत्र आपको मूल बिंदु की ओर बनाना है। और इसके बाद यहां पर दूसरे स्टेप में दूसरे वाली असमका है उसका भी हमें ग्राफ पर प्लॉट करना है। तो इस तरीके से देखो x प्लस 2y, और इस असमका को अगर हम समीकरण के रूप में बना लें तो बराबर का निशान लगाएं और बराबर क्या लिख दें 40।
इसको अंतःखंड रूप में बदलेंगे और 40 का भाग करेंगे तो x बटे में 40 और प्लस में y बटे में यहां पर आपको लिखना है 20 और बराबर में 1। ठीक है, तो यहां पर आपको देखो दो बिंदु मिल जाएंगे, एक C मान लें एक D मान लें। तो C बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 40,0, जबकि बिंदु D के निर्देशांक हो जाएंगे 0,20। क्लियर। अब इसका भी देखो हमें हल क्षेत्र ढूंढना है, तो हल क्षेत्र ढूंढने के लिए हमें क्या करना होता है, x प्लस 2y बराबर में कितना लिखेंगे 40, सॉरी लेस देन इक्वल टू 40, और इसमें आपको x बराबर 0 y बराबर 0 रख के चेक करना है। तो रखने पर यहां पर देखो मिलेगा 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 40। अब ये भी आपको लिखना है कि ये भी बिल्कुल एकदम सत्य है। ठीक है, 0 छोटा होता है 40 बड़ा होता है, ये भी सत्य है। इसका मतलब जो इसका हल क्षेत्र है वो कहां पर आएगा, मूल बिंदु की ओर। ठीक, और x इज ग्रेटर देन 0 y इज ग्रेटर देन 0 का मतलब तो आप सीधा समझते हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है। ठीक है, तो इसका आप ग्राफ प्लॉट करें और इसके बाद जो कोने पॉइंट हैं उनको निकालें और उन कोने पॉइंटों पर आपको देखना है z का मान कहां पर अधिकतम आ रहा है। कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल सी बात है। बहुत सावधानी से फिगर आपको बहुत अच्छा बनाना है। ठीक है, किसी प्रकार से ऐसा ना हो कि आप टेढ़ा मेढ़ा बना दें, आपको बिल्कुल स्केल से ग्राफ पर बिल्कुल एकदम सीधा बनाना है फिगर, बढ़िया सा फिगर बनाना है। और उसमें जो है आप अपनी कलम स्केच नहीं यूज करेंगे, पेंसिल से ही बनाना है। ठीक, बढ़िया सा एकदम सुंदर सा चित्र बनाएंगे और हमने जैसा कि बताया आपको जो कोने पॉइंट मिले उन पर आपको z की वैल्यू चेक करनी है कि कहां पर z का मान अधिकतम होगा। तो चलिए यहां पर चित्र भी बना के दिखा देते हैं। यहां पर इस प्रकार देखो हम चित्र बना दें, इसका हमें क्या करना है, एक ऊर्ध्वाधर रेखा बनानी होती है और एक क्षैतिज रेखा बनानी होती है। ठीक है, इस प्रकार से आपको बिल्कुल एकदम बढ़िया सा चित्र बनाना है, अपनी बिल्कुल एकदम स्केल से बनाना है और पेंसिल का भी आपको यूज करना है, कलम से आपको नहीं बनाना है। ये देखिए आपके पास x अक्ष और y अक्ष हमने बना दी और यहां पर अब हमें बिंदु A पहला बिंदु दिखाना है जिसके की निर्देशांक हैं आपके 25,0। तो यहां पर 25 खाने बनाने में हमें थोड़ी असुविधा हो सकती है क्योंकि हमारा पेज इतना बड़ा नहीं होता है कि 25 सेंटीमीटर हम वहां पर की लाइन ड्रॉ कर सकें। तो यहां पर हमें क्या करना है, थोड़ा सा यूनिट मान लेते हैं कि 10 इकाई का 1 सेंटीमीटर है। यहां पर हम 10 इकाई लिख दें, यहां 20 लिख दें, यहां 30 लिख दें, यहां 40, यहां 50 और यहां 60, इस तरीके से। ठीक है, इसी प्रकार y अक्ष पर भी लिख लेते हैं। देखो ये 10, यहां पर 20, यहां पर 30 और ये 40 और ये 50 और ये 60, यहां पर जैसी हमें जहां जरूरत पड़ेगी वहां हम लिख लेंगे। चलिए अब हम सबसे पहले पहला बिंदु A 25,0 को ड्रा कर दें। तो यहां पर देखो एक बिंदु ये 10 है, ये 20 है और यहां बीच में बिल्कुल एकदम बीच में यहां पर आपको ये 25 मिलेगा। तो यहां लिख देते हैं इस बिंदु के निर्देशांक कितने, 25,0। यहां लिख दें 25,0 और इस पर हम बिंदु डाल दें A। इसके बाद B बिंदु बनाना है 0,50। तो ये 0,50 देखो यहां पर लिखना है, इसको लिख दें 0,50। कितना लिख दें यहां पर, 0,50। ठीक है, और ये बिंदु B हो गया। B बिंदु को A से मिला दें तो आपका एक रेखा देखो ये बन जाएगा, ये आपका एक रेखा बन जाएगा इस तरीके से। ठीक, ये रेखा नंबर 1 आपका हो गया। ठीक है ना, इसके बाद ये बिंदु देखो A है, आपको याद रखना है ये बिंदु A है, ये बिंदु B है। इसके बाद दूसरी रेखा CD बनानी है। वहां पर CD रेखा में C बिंदु के मान कितने हैं, 40,0 दिया गया है। C बिंदु 40,0 देखो यहां पर आएगा, इसको लिख दें 40,0 और ये C बिंदु है। और D बिंदु आपको 0,20 बनाना है। तो ये आपका 0,20 वाला बिंदु ये बन जाएगा, ये आपका D बिंदु है। और D बिंदु को C से मिला दें तो इस तरीके से ये आपका एक रेखा बन जाएगा, ये वाला। ठीक है, इसको हम रेखा नंबर दूसरा नाम डाल दें, 2 नंबर डाल दें। ठीक, इतना समझ में आ रहा। इसके बाद यहां पर आपको देखो एक कटान बिंदु मिला, इसका भी नाम कुछ E डाल देते हैं। अब आपको ध्यान से समझना है, हमने आपको बताया कि इसका जो AB का जो हल क्षेत्र है वो कहां पर मिलेगा, AB का हल क्षेत्र मिलेगा देखो मूल बिंदु की ओर। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया कि ये AB रेखा है, इसका हल क्षेत्र इधर की ओर होगा, ये इस तरीके से। ठीक, और इसके बाद जो CD रेखा है उसका भी हल क्षेत्र आपको कहां बनाना है, मूल बिंदु की ओर। तो यहां पर मूल बिंदु की ओर आपको ये दूसरा वाला ये CD रेखा को इस तरीके से दूसरे कलर से हम कलर डेट कर दे रहे हैं। ठीक है, ये इस तरीके। अब आपको दिख रहा है बिल्कुल जो आपका इन दोनों का
दोनों रेखाओं से जो उभयनिष्ठ भाग क्षेत्र है वो आपका है DOAE। इस पर आप ध्यान दें थोड़ा, ये वाला, ये इतना, ठीक है, ये वाला इतना भाग है, इसको कहेंगे हम फिजिबल रीजन, है ना। तो बस इसमें अब आपको क्या करना है, यहां लिख दें बिंदु E के निर्देशांक पहले ज्ञात करना है, क्योंकि ये E बिंदु है क्या, पहली वाली रेखा और दूसरी वाली रेखा का ये कटान बिंदु है। तो यहां पर सबसे पहले बिंदु E के निर्देशांक लिख लेते हैं। बिंदु E के लिए क्या करना है, दोनों रेखाओं को हल करना है। कौन कौन सी दोनों रेखाएं, एक रेखा AB जो है उसका इक्वेशन देखो हमने बनाया है कितना, 2x प्लस वाई बराबर 50, 2x प्लस में y और बराबर में 50। एक रेखा CD है, इसका इक्वेशन हमें कितना मिला था, इसका हमें इक्वेशन मिल गया था x प्लस 2y, x प्लस में 2y और बराबर में कितना 40। इन दोनों को हल करके x y की जो वैल्यू मिलेगी वो बिंदु E के निर्देशांक हो जाएंगे। तो यहां पर क्या करते हैं, यहां पर इस वाले में 2 का गुणा कर दें, इस वाले में 2 का गुणा कर दें, तो यहां पर ये हो जाएगा कितना 4x प्लस में हो जाएगा 2y बराबर में यहां लिख दें 50 दूनी 100, और इसी के नीचे आपका ये x प्लस 2y बराबर में 40 लिख दें और इसको घटा दें, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये 2y कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास बचेगा 3x और बराबर में यहां बचेगा 60 और x बराबर कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। x बराबर 20, जब x की वैल्यू 20 यहां कहीं रख दें तो y की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, ये y की वैल्यू मिल जाएगी 20, 40 में से 20 घटेगा 20 और 2 का भाग, तो y की वैल्यू भैया 10 मिल जाएगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं बिंदु E के निर्देशांक मिलेंगे, वो कितने मिल जाएंगे 20,10, यहां लिख दें 20,10, ये बिंदु E के निर्देशांक मिल जाएंगे। ठीक, अब सुसंगत क्षेत्र जो हुआ है उसके हमें कोणीय पॉइंट सबके मिल गए, तो ध्यान दें यहां लिख दें सुसंगत हल क्षेत्र। हल क्षेत्र कौन सा है, सुसंगत हल क्षेत्र DOAE। ठीक, इसमें आपको क्या करना है, इसका अधिकतमीकरण करना है। अपना जो उद्देश्य है वो है z बराबर x प्लस वाई का अधिकतमीकरण करना है। तो देखो z बराबर क्या दिया गया है, पहले हम लिख दें कोणीय पॉइंट, कोणीय बिंदु, क्या लिखेंगे कोणीय बिंदु। यहां पर सबसे पहले ये बिंदु है D, इसके निर्देशांक हैं D बिंदु के निर्देशांक D कितना है 0,20 है। D के बाद फिर E बिंदु है, E बिंदु के निर्देशांक कितने हैं, इसके निर्देशांक हैं 20,10 हैं। और फिर इसके बाद में ये A बिंदु है, A बिंदु के निर्देशांक कितने हैं, A बिंदु के निर्देशांक लिखे हुए हैं 25,0। इन बिंदुओं पर हमें निकालना है कि किस बिंदु पर मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त हो रही है। मानी यहां लिख लेते हैं z बराबर x प्लस वाई। इसमें आपको सबसे पहले देखो D बिंदु पर चेक करना है कि D बिंदु पर z की वैल्यू कितनी मिल रही है। यहां लिख दें 0,20 पर, मतलब D बिंदु पर z की वैल्यू यहां कितनी मिलेगी, x का मान 0 लिखेंगे प्लस यहां y का मान 20 लिख दें तो ये 20 मान मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा E बिंदु पर देख लेते हैं, E पर कितना मिलेगा, E बिंदु है कितना, E बिंदु है 20,10। इस पर आपको z की वैल्यू चेक करनी है, तो यहां पर कितना हो जाएगा 20 प्लस 10 बराबर ये 30 हो जाएगा। इसके बाद यहां पर बिंदु A पर देख लेते हैं, A पर कितनी वैल्यू है, A बिंदु है 25,0। इस पर z की वैल्यू कितनी है, यहां लिख देते हैं 25 प्लस y का मान 0, तो ये बराबर 25 हो जाएगा। तो अब देखिए बिंदु E पर इसकी वैल्यू अधिकतम प्राप्त होती है। ये देखिए ये 30 है ना, ये 20 है, ये 25 है, ये अधिकतम 30 है। तो आपको लिखना है z की अधिकतम वैल्यू कहां पर है, बिंदु 20,10 पर। यहां लिख लें बिंदु 20,10 पर, 20,10 पर z का अधिकतम मान, z का अधिकतम मान बराबर कितना मिल रहा है, z का अधिकतम मान मिल रहा है 30। इसका मतलब यहां पर हम ऐसा कह सकते हैं कि जो आपका पहले प्रकार का केक है उसकी संख्या कितनी है 20, मानी x बराबर आपका है 20 और y बराबर कितना है, y बराबर है 10। तो जो केक बनके अधिकतम तैयार होते हैं उनकी संख्या है 30, जबकि पहले प्रकार का केक बना उसकी संख्या है 20 और दूसरे प्रकार का जो केक बना है उसकी संख्या है कितनी 10। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला कंप्लीट होता है। देखिए आपको क्या करना है, बहुत आराम आराम से प्रश्न को पढ़ना है, समझना है और फिर इसके बाद इसकी
ये असमकाएं बनानी है, उसका उद्देश्य फलन ढूंढना है। हर प्रश्न बिल्कुल सिमिलर एक जैसे ही हैं, थोड़ा बड़ा जरूर है लेकिन बहुत ज्यादा आफत भरे सवाल नहीं है, आपको समझना है बहुत तसल्ली से। और इसके बाद एक दो प्रश्न हम और करवा देते हैं, लेकिन सारे प्रश्न हम यहां पर नहीं सॉल्व करवा पाएंगे। अगर किसी प्रकार किसी को कोई समस्या आती है तो उस प्रश्न का हम दोबारा से हल आपको बता देंगे, अगर हमें आप कमेंट करके बताएंगे तो। ठीक है, तो एक दो प्रश्न और बता देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।